हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमाइजेशन सोशल एडवांटेज। राजस्व का आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक काल में राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करने का श्रेय प्रोफेसर पीगू, डाल्टन, मन्सग्रेव तथा भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर भार्गव को है। सर्वप्रथम प्रोफेसर पीगू ने न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक अ स्टडी इन अ पब्लिक फाइनेंस में किया। इस विचारधारा को डाल्टन ने अधिकतम सामाजिक लाभ के नाम से सिद्धांतबद्ध किया। प्रोफेसर पीगू ने अपनी पुस्तक में आगे चलकर अपने पहले सिद्धांत को अधिकतम कुल कल्याण सिद्धांत कहा तथा प्रोफेसर आर.एन. भार्गव ने इस सिद्धांत को लोकवित्त या राजस्व का सिद्धांत कहा है। डॉक्टर डाल्टन के अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिससे राज्य अपने कार्यों द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। प्रत्येक सरकार अनेक प्रकार से आय प्राप्त करती है, जैसे कर, ऋण आदि। जब सरकार जनता से कर प्राप्त करती है तो समाज पर भार पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अनुपयोगिता उत्पन्न होती है। कर प्राप्त करके सरकार अनेक सार्वजनिक कार्यों पर व्यय कर देती है, जिसके फलस्वरूप समाज को लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उपयोगिता प्राप्त होती है। सरकार इन दोनों का समायोजन इस प्रकार से करने का प्रयत्न करती है कि समाज को मिलने वाली उपयोगिता उसको होने वाली अनुपयोगिता से कम न हो। अतः अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत बताता है कि सामाजिक वास्तविक लाभ तब अधिकतम होगा जबकि कर की सीमांत अनुपयोगिता उसके व्यय की सीमांत उपयोगिता के बराबर होगी। अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि सरकार जब भी जनता पे ऋण या कर लगाती है तो वो क्या करती है, उस कर से जनता को ही जनता के हित में ही उसको व्यय करती है। जैसे कि वो सड़क बनवाती है या फिर पुल का निर्माण करती है या पार्क बनाती है। तो ये सब क्या होता है कि वो सब जनता के लिए ही यूज़ करने के लिए होता है, जिससे क्या होता है कि ये सब बना देता है तो जनता को आसानी हो जाता है आने जाने में। तो वो सब समाज को क्या होता है, उससे लाभ प्राप्त होता है, अर्थात उपयोगिता प्राप्त होता है। लेकिन सरकार जब उससे कर लेती है तो उससे क्या होता है कि समाज में अनुपयोगिता उत्पन्न होती है। तो सरकार ऐसा सोचती है कि हम किस प्रकार से उससे कर ले या फिर कितना कर ले कि जनता पर उसका ज़्यादा भार ना पड़े और वह खुशी खुशी कर को दे दे। तो इसी चीज़ का वो समायोजन करती है कि समाज को जो मिलने वाली उपयोगिता होगी उससे होने वाली अनुपयोगिता से कम ना हो। इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। एक टेबल है, उसमें हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला है इकाई, दूसरा है कर के प्रत्येक इकाई से उत्पन्न त्याग या अनुपयोगिता बोल सकते हैं, और तीसरा है सार्वजनिक व्यय की प्रत्येक इकाई से उत्पन्न उपयोगिता, और चौथा है सार्वजनिक लाभ। ठीक है, इसको हम लोग रैंक दे देंगे 1 2 3 4 और इसको सीरियल लिखेंगे हम लोग 1 2 3 4 5 6। उसके बाद सेकंड वाला का है कि उसको कितना अनुपयोगिता प्राप्त हो रहा है 30 और उसको उपयोगिता जो हो रहा है वो 80 हो रहा है। ठीक है, तो 80 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 50। सेम वैसे ही इसका जो उपयोगिता है वो है इसका जो अनुपयोगिता है वो 35 है और जो उसकी उपयोगिता है वो 60 है। तो हम लोग इसको जोड़ेंगे, पहले ये दोनों को जोड़ेंगे 80 प्लस 60 और उसके बाद उसमें से ये दोनों को जोड़ के माइनस करेंगे तो ये 30 प्लस 35 को जोड़ेंगे और माइनस करेंगे तो आएगा 75। ठीक वैसे ही इसका हम लोग जो लिए हैं वो है 40 अनुपयोगिता और उपयोगिता हो जाएगा 65। तो फिर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 80 60 और 65
जोड़ेंगे, माइनस करेंगे 30, 35 और 40, ये तीनों को जोड़ के। तो माइनस करेंगे तो हम लोग आएगा 100। फिर इसमें लेंगे हम लोग, उसमें हम लोग लेंगे 50, तो इस ये और इसमें आ जाएगा 50, तो ये सब चारों को जोड़ देंगे। 80 + 60 + 65 + 50, माइनस करेंगे 30 + 35 + 40 + 50, और ये सब को जोड़ के माइनस करेंगे तो हम लोग का आएगा 105। उसके बाद इसमें 85 और इसमें लेंगे 40, तो ये सब को जोड़ेंगे 80, 60, 65, 50 और 40 प्लस कर देंगे सबको, और इसमें माइनस करेंगे तो ये सब को भी हम लोग प्लस कर लेंगे, तो माइनस करके आएगा हम लोग का 90। उसके बाद लेंगे इसमें 60 और इसमें 30। अब ये सबको जोड़ लेंगे छयों को, और इसमें भी ये सब छयों को जोड़ लेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे तो आएगा हम लोग का 55। तो वो हो जाएगा हम लोग का कुल सामाजिक लाभ में से क्या होता है, कुल उपयोगिता माइनस कुल त्याग। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, कुल सामाजिक व्यय इज कुल सामाजिक लाभ इक्वल टू कुल उपयोगिता माइनस कुल त्याग, जो भी वो त्याग किया है। तो उसका अब हम लोग तालिका से देखेंगे कि क्या है। तो तालिका में से कर की इकाई कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो यहाँ से यहाँ तक लिया गया है। और जैसे जैसे सरकार द्वारा कर की इकाई मतलब बढ़ाया जाता है, 30, 35, 40, 50, 55 और 60 मतलब बढ़ाया जाता है, वैसे वैसे समाज पर क्या होता है, अधिक बोझ पड़ता है। तो सरकार जब इसी को सार्वजनिक व्यय द्वारा 80, 60, 65, 80, 60, 65, 50, 40, 30 करती है, तो समाज के लिए उपयोगिता क्या होती है, पहले की अपेक्षा कम होते जाती है। तो जो क्या है यहाँ पे सामाजिक उपयोगिता जो क्या है वो कम होते जाता है। पहले कितना था, 80, उसके बाद 60, 65, फिर 50, 40, 30, ये सारे क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो सरकार क्या करेगा कि चौथी जो इकाई है उसके बाद से वो कर लगाना बंद कर देगा, क्योंकि उस लोग का उपयोगिता जो क्या हो रहा है वो घटते जा रहा है। यहाँ तक तो उन लोग का उपयोगिता ठीक था, बढ़ रहा था, मतलब यहाँ बढ़ा था, यहाँ भले घट रहा था, लेकिन उन लोग को उतना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा था, इसीलिए वो क्या करेगी कि चौथी इकाई के बाद से कर नहीं लगाएगी। चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये है उसका फिगर। आई होप कि आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो एक MS रेखा खींचा गया है और एक MU रेखा खींचा गया है। MS रेखा क्या है, ऊपर की ओर बढ़ते हुए है, और MU रेखा क्या है, वो नीचे की ओर गिरते हुए है। ठीक है, तो x अक्ष पर हम लोग कर व व्यय की इकाई लिए हैं, और y अक्ष पर हम लोग लिए हैं समाज की उपयोगिता और अनुपयोगिता। ठीक है, तो ये हम लोग का 0 वाला पॉइंट है, और जो समाज की उपयोगिता है वो बढ़ते जा रहा है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, और ये हम लोग का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है वो कर व व्यय की इकाई है। तो दूसरी इकाई पे है, एक हम लोग रेखा खींचेंगे दूसरी इकाई पे, जो 70 मतलब 60 और 70 का बीच में रहता है, मतलब कि 65 पे। ठीक है, ये 65 पे जा रहा है, हम लोग को दिख रहा है क्लियर। ठीक है, और दूसरा हम लोग चौथी इकाई से लकीर खींचेंगे जो कि 50 पे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वो उसका सेटिस्फैक्शन बिंदु होगा। और तीसरा जो है वो हम लोग 5वें इकाई पे खींचेंगे, जो कि 65 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 62 या 63 के बराबर होगा। ठीक है, और ये दोनों जो MS और MU एक दूसरे को काट रहा है, वहाँ से हम लोग एक लकीर खींचेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर ये इसको 50 से यहाँ लकीर खींचेंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ MS रेखा पे मिलाएंगे, और इसको यहाँ से यहाँ एक लंबा लकीर खींचेंगे। और ये जो है यहाँ पे जो काट रहा है इसको ये L बिंदु हो जाएगा, और ये M बिंदु हो जाएगा, उसको नाम दे देंगे। ये N है और ये L1 है। यहाँ पे M1 भी रख दिए हैं, M2 है और M है। ये जो है ये M1 है, M है और ये M2 है। तो अब हम लोग चित्र से देखते हैं।
क्या है, चित्र से x अक्ष पर कर व व्यय की इकाई को दर्शाया गया है तथा y अक्ष पर समाज की उपयोगिता और अनुपयोगिता को दर्शाया गया है। MS वक्र क्या है, समाज को प्राप्त होने वाली अनुपयोगिता को प्रदर्शित करता है जो कि ऊपर उठते हुए है, और MU वक्र सार्वजनिक व्यय से होने वाली समाज की उपयोगिता को प्रदर्शित करता है, जो कि वक्र क्या है, नीचे झुकते हुए है। दोनों वक्र एक दूसरे को P बिंदु पर काटते हैं जो कि संतुलन का बिंदु है। सरकार OM1 तक कर वसूल करती है तो सामाजिक त्याग M1 L1 होगी और सामाजिक उपयोगिता जो है वो M1 N1 होगी, अर्थात सामाजिक उपयोगिता L1 N1 से त्याग की अपेक्षा अधिक होगी। इसीलिए कर लगाने की मात्रा बढ़ाई जाएगी। जब कर बढ़कर OM2 हो जाती है तो सामाजिक उपयोगिता M2L और सामाजिक अनुपयोगिता M2N होगी, अर्थात सामाजिक उपयोगिता की अपेक्षा कर अधिक होगा, अतः कर कम होगा। तो सामाजिक उपयोगिता से रिलेटेड मुंसग्रेव ने अपना सिद्धांत दिया है। तो मुंसग्रेव के द्वारा देखते हैं कि आय और व्यय की सीमा का निर्धारण कैसे होता है। मुंसग्रेव का मत है कि सीमांत सामाजिक कल्याण व सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर होने पर ही अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त होता है। इसको उन्होंने चित्र के द्वारा स्पष्ट रूप से व्याख्या किया है। तो ये है उसका चित्र, दिख रहा है क्लियर? हाँ, तो ये लंबी रेखा खींचा गया है, यहाँ पे उसका पूरा पार्ट में बीच में है, यहाँ पे एक लकीर खींचा गया है जो क्या है, धन की मात्रा को प्रदर्शित करता है। यहाँ से एक सीधी रेखा खींचा गया है जो S और S1 है, और यहाँ से एक कर्व में खींचा गया है, ये B और B1 है, और यहाँ से भी एक कर्व खींचा गया है, ये उल्टा कर्व है और ये सीधा कर्व है, ठीक है। तो ये A और A1 है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ एक लकीर खींचा गया है जो ये लोग को मिलाता है, और यहाँ पे M बिंदु दिया गया है, ये P है और ये N है। और ये इतना ध्यान देना है इस फिगर में कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला जो डिस्टेंस है इन दोनों का, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो और हम लोग यहाँ पे क्या लिए हैं, सीमांत सामाजिक त्याग, सीमांत सामाजिक कल्याण, ठीक है। सीमांत सामाजिक त्याग और सीमांत सामाजिक कल्याण को लिया गया है। तो अब देखते हैं चित्र से। OX उस धनराशि को बताता है जो सरकार के पास व्यय करने के लिए उपलब्ध है। इस प्रकार यह धन समाज के त्याग को बतलाता है। OY सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न सामाजिक कल्याण को व्यक्त करता है। A1 सीमांत सामाजिक कल्याण वक्र है। यह वक्र नीचे की ओर झुकता जाता है जो इस बात को व्यक्त करता है कि सार्वजनिक व्यय की अतिरिक्त इकाइयों से समाज को होने वाला लाभ घटने लगता है। चित्र के नीचे भाग सामाजिक त्याग को प्रदर्शित करता है जो करों के कारण होता है। B1 वक्र करारोपण से होने वाले सीमांत सामाजिक त्याग को प्रदर्शित कर रहा है। यह वक्र भी नीचे की ओर झुकता हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे अधिक कर लगेगा वैसे वैसे करदाता की त्याग की मात्रा बढ़ती जाएगी। SS वक्र शुद्ध सामाजिक कल्याण को दर्शाता है, जिसे A1 में से B1 घटाकर मालूम किया गया है, अर्थात सामाजिक कल्याण में से सामाजिक त्याग घटा दिया गया है। यदि सरकार द्वारा OM मात्रा तक कर लगाया और व्यय किया जाता है तो सीमांत सामाजिक लाभ तथा सीमांत सामाजिक लागत एक दूसरे के बराबर होगी। MP = क्या हो जाएगा, MN। बिंदु M तक समाज को क्षति की तुलना में लाभ अधिक होते हैं, पर यदि लोक वित्त क्रियाएं M बिंदु से आगे बढ़ाई जाती है तो लाभ की तुलना में क्षति अधिक हो जाती है, अतः बिंदु M पर सामाजिक लाभ अधिकतम है। अधिकतम सामाजिक कल्याण सिद्धांत केवल यही नहीं बताता है कि सार्वजनिक व्यय तथा आय की मात्रा किस सीमा तक बढ़ाना चाहिए, लेकिन वह यह भी बताता है कि सार्वजनिक व्यय का विभिन्न मदों पर विभाजन किस आधार पर करना चाहिए और कर का विभिन्न स्रोतों में विभाजन किस प्रकार करना चाहिए।
तो जो पहला था हम लोग का सार्वजनिक व्यय का विभाजन कैसे करना चाहिए, तो देखते हैं कि उसका वितरण कैसे होता है। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक व्यय का वितरण। सार्वजनिक व्यय का वितरण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला है, सार्वजनिक व्यय को विभिन्न मदों में इस प्रकार विभाजित करना चाहिए कि प्रत्येक मद पर आय की गई रकम से प्राप्त होने वाला सीमांत सामाजिक संतोष या सीमांत उपयोगिता क्या हो, बराबर हो। उदाहरण, माना कि सरकार के पास व्यय करने के लिए 8 इकाइयाँ हैं और उन्हें वह शिक्षा और सुरक्षा दोनों के लिए प्रयोग करना चाहती है। ठीक है, इसको हम लोग तालिका के द्वारा देखते हैं। तो ये हम लोग का तालिका उसमें है, पहला है व्यय की इकाई, दूसरा है शिक्षा, सीमांत उपयोगिता और सुरक्षा क्या है अंकों में। ठीक है, तो इसको हम लोग 1 to 8 तक लिखेंगे। और हम लोग का पहला में क्या हो रहा है, 38 प्राप्त हो रहा है, मतलब शिक्षा पे 38 इकाई खर्च किया जा रहा है और सुरक्षा पे 42। दूसरा क्या है, 36 है जो कि शिक्षा पे व्यय किया जा रहा है और सुरक्षा पे 40। फिर तीसरा शिक्षा पे 32 और सुरक्षा पे 34। फोर्थ में जो है वो 28 है शिक्षा पे भी और 28 सुरक्षा पे भी। उसके बाद शिक्षा घटते जाता है, तो ये 18 हो जाता है और ये 22 हो जाता है। ये 8 है, फिर 12 है, फिर 3 है, 6 है और फिर ये 0। शिक्षा पे खर्च जो होता है वो 0 हो जाता है और ये 4 पे आ के रुक जाता है। तो जो सबसे ज़्यादा अंक है हम लोग उसको पहले महत्व देंगे। तो सुरक्षा पे 42 है जो कि यहाँ सब में और यहाँ सब में सबसे ज़्यादा है, तो इसको 1 अंक दिए। और उसके बाद फिर ये 40 ज़्यादा है तो इसको 2 अंक दिए। फिर ये ज़्यादा है तो 3 दिए, ये 4 दिए, ये 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो उसको सुरक्षा पे टोटल मतलब शिक्षा और सुरक्षा मिला करके कितना टोटल 8 इकाई खर्च करना था। तो इसी के लिए वो ऐसा खर्च करेगा, मतलब कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है या जितना सबसे ज़्यादा है वो उस पर उतना खर्च करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट वाला पे खर्च करेगा। तो इसको हम लोग तालिका के द्वारा इस प्रकार से लिख सकते हैं कि तालिका से सरकार 8 इकाइयों में से 4 इकाई शिक्षा पर और 4 इकाई सुरक्षा पर व्यय करेगी। ऐसा करने से ही प्रत्येक मद पर व्यय होने वाले अंतिम इकाई की उपयोगिता बराबर रहती है और कुल उपयोगिता 38 + 36 + 32 + 28, मतलब कि ये जितना भी शिक्षा पे खर्च किया जा रहा था वो सारा मद है, +42 + 40 + 39 + 28, मतलब कि सुरक्षा पर व्यय किए जाने वाला व्यय मतलब जो इकाई है ये सबको वो जोड़ के टोटल 278 के बराबर मिलती है, जो कि अधिकतम है। इसको हम लोग चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चित्र के द्वारा, क्लियर दिख रहा होगा। हाँ, तो हम लोग x और y अक्ष पर लिए हैं। x पे लिए हम लोग व्यय की मात्रा और y अक्ष पर लिए हैं व्यय से प्राप्त होने वाला कल्याण, व्यय से प्राप्त होने वाला कल्याण। और यहाँ से 2 कर्व खींचे हैं। ठीक है, ये P है और E है। P प्रोटेक्शन को दिखा रहा है और E क्या है, एजुकेशन को दिखा रहा है। ये यहाँ पे हम लोग M और N रेखा खींचे हैं। यहाँ से पहले यहाँ से एक सीधा रेखा खींचेंगे, फिर यहाँ से इसको मिलाएंगे यहाँ से, मतलब कि ये इस रेखा को काट रहा है और ये इस रेखा को काट रहा है। और ये दोनों क्या होना चाहिए, यहाँ से जो रेखा जाएगा वो बराबर होना चाहिए, दोनों पे मिलना चाहिए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखेंगे चित्र को। ठीक है, मतलब चित्र से जो स्पष्ट किए हैं उसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे चित्र से x अक्ष पर व्यय की मात्रा तथा y अक्ष पर व्यय से प्राप्त होने वाला कल्याण को दर्शाया गया है, जहाँ E वक्र शिक्षा पर तथा P वक्र सुरक्षा पर किए जाने वाले सीमांत सामाजिक कल्याण को प्रदर्शित करता है, जो नीचे की ओर गिर रहे हैं। दोनों ही वक्र जो है वो नीचे की ओर गिर रहे हैं। अधिकतम सामाजिक कल्याण की स्थिति उस समय प्राप्त होगी जब शिक्षा और सुरक्षा से मिलने वाला सीमांत सामाजिक कल्याण क्या हो, बराबर हो। और यह तभी होगा जब सरकार शिक्षा OM व सुरक्षा ON मुद्रा की मात्रा व्यय करे और शिक्षा से मिलने वाला सीमांत कल्याण MP = सुरक्षा से मिलने वाला सीमांत कल्याण NP1 हो जाए। तो इसका दूसरा पॉइंट जो था ये हम लोग का A पॉइंट था।
इसका बी पॉइंट क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि उत्पादन में वृद्धि हो। इससे पहले हम लोग मतलब जो क्वेश्चन कर रहे थे कि सार्वजनिक व्यय हम लोग का कैसा करना चाहिए, मतलब सार्वजनिक व्यय हम लोग का कैसा होना चाहिए, तो ये था कि पहला हम लोग का सार्वजनिक व्यय हम लोगों को ऐसा होना चाहिए। ए नंबर पे क्या था कि सभी को उससे मतलब समान लाभ प्राप्त हो या समान संतुष्टि हो, जो भी उसका यूज़ कर रहा है। और दूसरा होता है कि सार्वजनिक व्यय ऐसा होना चाहिए कि उत्पादन में भी वृद्धि हो। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कर भार का वितरण। तो देखते हैं कि कर का वितरण करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसका कि कर लगाने से समाज की उत्पादन शक्ति कम ना हो जाए, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। और पूंजी के निर्माण में भी कोई बाधा ना पड़े, ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है कर लगाते समय सरकार को यह देखना चाहिए कि कर उन व्यक्तियों पर लगे जिसमें कर देने की क्षमता हो, मतलब कि जो उसको देने में सक्षम है। तीसरा पॉइंट है धनी व्यक्तियों पर अधिक तथा निर्धन व्यक्तियों पर कम कर लगाना चाहिए, जिससे कि सभी पर कर का भार क्या हो, एक जैसा हो। इसको भी हम लोग उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। माना कि 4 व्यक्ति ओ, एक्स, एस और एम है, और जब इनमें से किसी एक को 1 रुपया देना पड़ता है तो उसका त्याग निम्नलिखित है। ठीक है, तो ये है हम लोग का तालिका में है, ऊपर में लिखेंगे रुपए की इकाई, दूसरा में है त्याग। और 4 व्यक्ति है ओ, एक्स, एस, एम। तो 1 रुपया देने में ओ का त्याग 12 है, एक्स का 15 है, एस का 21 है और एम का 24 है। 2 रुपये देने में ओ का 15 है, एक्स का 18 है, एस का 24 है और एम का 30 है। 3 रुपये देने में 21 है, एक्स का 24 है, एस का 30 है और एम का 36 है। 4 रुपये देने में ओ का 24 है, एक्स का 27 है, एस का 39 है, एम का 45 है। 5 रुपये देने में ओ का 30 है, एक्स का 30 है, एस का 45 है और 54 है। तो अब चलिए हम लोग इस तालिका को एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उसको लिखना है और कैसे मतलब एक्सप्लेन करते हैं। माना कि राज्य को 10 रुपये कर वसूलना है, तो उसको ओ से 4 रुपये, एक्स से 3 रुपये, एस से 2 रुपये और एम से 1 रुपया वसूल करना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में सबका सीमांत त्याग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम लोग रेखा चित्र के द्वारा भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जितना भी हम लोग एक्सप्लेन करते हैं उसको तालिका और अगर हम लोग रेखा चित्र या फिर चित्र द्वारा दर्शाते हैं तो हम लोग को अच्छा मार्क्स मिलता है। इसलिए हर एक कोशिश यही करना चाहिए कि हर एक चीज़ को तालिका से दर्शाएं और फिर उसके बाद तालिका को एक्सप्लेन करें, उसके बाद उसका फिगर बना और फिगर को भी एक्सप्लेन करें, तभी बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग चित्र देखते हैं। तो ये है इसका फिगर, क्लियर दिख रहा है। एक्स अक्ष पे कर की मात्रा और वाई अक्ष पर कर से त्याग को दर्शाया गया है। 2 वक्र है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, पहला है A1 और दूसरा है B1। ठीक है, और यहाँ पे M और N है और ये जो रेखा है ये यहाँ से मिल रहा है, मतलब ये इसको काट रहा है, ये इसको काट रहा है और ये दोनों यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, और ये हम लोग का P है और ये P1 है, यहाँ पे A है और ये B है। तो अब चलिए इस चित्र का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो चित्र से देखते हैं कि A1 व B1 वक्र A व B व्यक्तियों की त्यागी गई मात्रा को दर्शाते हैं। एक्स अक्ष पर कर की मात्रा तथा वाई अक्ष पर कर से त्याग को दर्शाया गया है। A व B वक्र ऊपर उठती हुई है, जो यह प्रदर्शित करती है कि जैसे जैसे कर की मात्रा अधिक एकत्र की जाएगी, सीमांत त्याग की मात्रा क्या है, बढ़ती जाएगी। कुल त्याग तब न्यूनतम होगा जब ए व बी का सीमांत त्याग क्या हो, बराबर हो। तो अब देखते हैं कि
यह जो सिद्धांत है, ठीक है, का दृष्टिकोण क्या है? सिद्धांत अन्य सिद्धांतों की तुलना में अच्छा है, परंतु इस सिद्धांत की कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं जिसके आधार पर इसकी आलोचनाएं की जाती है। ठीक है, मतलब हर एक सिद्धांत को उसका क्रिटिसिज्म भी होता है, तो इसका भी क्रिटिसिज्म है जिस पर इसका दो भाग में बांटा गया है, सैद्धांतिक कठिनाइयाँ और व्यवहारिक कठिनाइयाँ। तो सैद्धांतिक कठिनाइयाँ देखते हैं। सैद्धांतिक कठिनाइयाँ का फर्स्ट पॉइंट है कल्याण एवं त्याग का माप कठिन। सामाजिक कल्याण एवं सामाजिक त्याग भावनात्मक विषय है, अतः इसका अनुमान लगाना बड़ा ही कठिन है। भावनात्मक मतलब कि वो एक भावना है, ठीक है, तो जो मन में हम लोग का जो भी भावना रहता है उसका हम लोग क्या अनुमान लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, इसीलिए वो क्या है? कठिन है। दूसरा पॉइंट है सार्वजनिक ऋण पर यह नियम लागू नहीं होता। राज्य यदि सार्वजनिक ऋण लेकर कोई सार्वजनिक व्यय करता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि इस ऋण पर जनता को कोई त्याग नहीं करना पड़ता। तो इसको ऐसे समझेंगे कि मतलब राज्य मान लो जनता 500 करोड़ रुपए उधारी लेता है और उसको फिर वही सड़क पुल उल यही सब बनवाने, मतलब उसका हित के लिए ही खर्च कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो सार्वजनिक मतलब क्या हुआ कि वो उसी पे जनता पे ही खर्च कर दिया गया, तो ये जनता पे ही खर्च कर रहा है, तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है वो है सिद्धांत स्थैतिक अवस्था से संबंधित है। यह सिद्धांत स्थैतिक अवस्था से संबंधित है, जबकि वास्तव में संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। क्लियर है? चौथा पॉइंट है सार्वजनिक वित्त का दीर्घकालीन दृष्टिकोण। सार्वजनिक आगम व सार्वजनिक वित्त का एक वर्ष के संदर्भ में अध्ययन करना उचित नहीं है, क्योंकि इसके दीर्घकालीन प्रभाव भी होते हैं। अनार्थिक कारण। सार्वजनिक व्यय केवल आर्थिक कारणों से ही प्रभावित नहीं होता, कुछ दशाओं में या सामाजिक व राजनीतिक घटनाओं से भी प्रभावित होता है, जैसे युद्ध पर किया गया व्यय। इसका नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष कर बोझ नहीं है। प्रत्यक्ष कर बोझ नहीं है, जैसे सरकार शराब पर कर लगाती है तो यह बोझ नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है? कल्याण में वृद्धि होती है। कैसे कल्याण? क्योंकि अगर शराब पर अधिक कर लगाएगा तो क्या होगा कि जनता उसको कम खरीदेगी, जिसके पास पैसा नहीं है वो लोग तो उसको कम खरीदेगा ना, तो उससे क्या हो जाएगा कि क्या उसका स्वास्थ्य में, जनता का स्वास्थ्य में ही तो वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो बोझ नहीं होगा। दूसरा जो इसका व्यवहारिक कठिनाइयाँ था उसको देखेंगे कि क्या है। तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ राज्य की वित्तीय क्रियाओं से सामाजिक कल्याण अधिकतम हुआ है या नहीं, यह निश्चित करने के लिए डाल्टन ने निम्नलिखित आधार बताए हैं। पहला है उत्पादन में सुधार। उत्पादन में वृद्धि किस गति से हो रही है और वस्तुओं के मूल्य में कमी तथा किस्म में सुधार हो रहा है या नहीं, इसका पता लगाना कठिन है। दूसरा क्या है? आर्थिक साधनों का संकेंद्रण। समाज में आय तथा उत्पत्ति के साधन कुछ हाथों में केंद्रित नहीं है, जिस कारण इसकी गणना करना और भी कठिन हो जाता है। तीसरा है रोजगार की स्थिति। देश में बेरोजगारी कम हो रही है या नहीं, लोगों को रोजगार मिल रहा है या नहीं, इस बात का पता लगाना भी थोड़ा कठिन है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि राजकीय व्यवस्था की सर्वोत्तम प्रणाली वही है जो देशों के उत्पादन में उन्नति करे और वितरण में भी सुधार करे। तो ये तो हम लोग मन्सग्रेव का विचार देखे थे। अब हम लोग देखते हैं श्रीमती हिक्स का इस पर क्या विचार है। श्रीमती हिक्स ने सामाजिक लाभ के सिद्धांत को दूसरी तरह समझाया है। उनका विचार था कि राजस्व की किसी भी नीति को निर्मित करते समय दो बातों को आधार बनाना चाहिए। पहला है उत्पादन आदर्श और दूसरा है उपयोगिता आदर्श। तो उत्पादन आदर्श क्या है? सार्वजनिक वित्त का पहला आदर्श यह होना चाहिए कि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के साधनों को अर्थात उत्पादन को अधिकतम किया जाए। यह तभी संभव है जब साधनों का बंटवारा उपयुक्त ढंग से हुआ हो। श्रीमती हिक्स के अनुसार उत्पादन की अधिकतम सीमा तभी प्राप्त होती है जबकि उत्पादित वस्तुओं को स्थिर रहने की दशा में साधनों के वितरण में परिवर्तन द्वारा किसी दूसरी वस्तु के उत्पादन को कम किए बगैर किसी वस्तु के उत्पादन में वृद्धि करना असंभव हो।
बहुत सी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण उत्पादन स्तर को प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। साधनों की अविभाज्यता, बाह्य बचतों, साधनों की पूरकता और बाजारों पर एकाधिकारों का नियंत्रण आदि के कारण उत्पादन के साधनों का उचित प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है। बी था उपयोगिता आदर्श। उत्पादन स्तर प्राप्त करने के बाद राज्य की आर्थिक नीति उपयोगिता स्तर को प्राप्त करना होता है। उपयोगिता स्तर उस समय अधिकतम होगा जबकि एक व्यक्ति की संतुष्टि को दूसरे व्यक्ति की संतुष्टि में कमी किए बिना बढ़ा दिया जाए। श्रीमती उर्सुला हिक्स तथा डाल्टन के विचारों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि श्रीमती हिक्स के विचार भी डाल्टन के समान ही सैद्धांतिक पक्ष को अधिक स्पष्ट करते हैं। इन विचारों से यह जानकारी नहीं ली जा सकती है कि व्यवहार में किस प्रकार लागू किया जा सकेगा। इन क्रियान्वयन संबंधी कठिनाइयों के कारण ही यह सिद्धांत अनुमानों पर ही आधारित रह जाता है। मतलब कि जो श्रीमती हिक्स के द्वारा ये दिया गया सिद्धांत वो उतना काम का नहीं है, तो मंसग्रेव इसीलिए इसको उतना नहीं पढ़ना नहीं पड़ता है। और अगर टॉपिक आपका सिलेबस में होगा तो आप पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आप मंसग्रेव वाला टॉपिक ही पढ़िए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि उस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िए और समझिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।